नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संविधान की अनुसूची। इससे पहले हमने संविधान की प्रस्तावना और संविधान का परिचय, ये दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। उसी के अगला टॉपिक है संविधान की अनुसूचियाँ। जैसा कि आपको चित्र के माध्यम से पूरा समझाया गया था कि अनुसूचियाँ संविधान में कहाँ हैं। ये आपने देखा था, पूरा सब्जेक्ट मैटर बीच में था, पीछे की तरफ अनुसूचियाँ और आगे थी प्रस्तावना। हमने प्रस्तावना टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो लास्ट में लिस्टें लगी हुई हैं, जिन्हें हम बोलते हैं अनुसूचियाँ, वो पढ़ेंगे। यहाँ अब आपको एक संख्या ध्यान रखनी है, 8 और 12। इस संख्या को देखेंगे तो 26 नवंबर 1949 जब आंशिक रूप से संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 पूर्णतः संविधान लागू। ये मूल संविधान, उस समय अनुसूचियों की संख्या थी 8। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है 12, यानी जो पीछे लिस्ट हैं वो कितनी है? 12 लिस्ट है। अब ये 12 लिस्ट जो हुई है, 4 लिस्ट और जुड़ी हैं, वो अलग अलग संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं। तो अब इनको टॉपिक को हम शुरू करते हैं। इसमें देखिए, शुरू में हम इनको सरसरी नज़र से देख रहे हैं कि टॉपिक में अनुसूचियों में क्या क्या है, फिर एक एक की डिटेल देखेंगे। सबसे पहले पहली जो अनुसूची है उसमें है भारत का भूभाग। भूभाग का मतलब है जो आपके पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी लिस्ट दे रखी है आपको पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची के अंदर संवैधानिक पदों का वेतन है। तीसरी अनुसूची में संविधान के विभिन्न पदों की शपथ है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी विभिन्न राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से राज्य में कितनी कितनी सीटें हैं, उनकी जो संख्या है उसकी लिस्ट कहाँ बना रखी है, चौथी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, यानी विभिन्न राज्यों में लगभग 10 राज्य हैं जिसके अंदर जनजातीय क्षेत्र हैं, उनका डीमार्केशन सीमांकन कर रखा है। उन क्षेत्रों का जो प्रशासन है उसके बारे में किसमें दे रखा है? पांचवी अनुसूची में। या उनकी लिस्ट जो है वो पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची है, उसमें 4 उत्तर पूर्वी राज्य, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो हैं, उनके नाम हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनके जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में दे रखा है। उसके बाद 7वीं जो अनुसूची है उसमें 3 लिस्ट है कानून निर्माण से संबंधित। जैसा कि आप देखते होंगे, केंद्र सरकार जो है जिन विषयों पे कानून बना सकती है वो विषय हैं संघ सूची में। राज्य सरकार जिन विषयों पे बना सकती है वो है राज्य सूची में। ऐसे विषय जिस पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं वो हैं आपके समवर्ती सूची में। 8वीं अनुसूची जो है उसके अंदर संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। यहाँ पे भी आपको एक संख्या देखने को मिलेगी, संख्या है 14 और 22। यानी मूल संविधान में संविधान प्राप्त जो भाषाएं थी उनकी संख्या थी 14। बाद में संविधान में संशोधन करके ये संख्या बढ़ती गई और अब वर्तमान में कितनी है? 22 है। तो ये तो आपको एक समरी बताई है, अभी डिटेल में देखेंगे। इसके बाद आगे 8 जो अनुसूचियां थी वो तो मूल संविधान में थी। बाकी जो आगे की 4 अनुसूचियां हैं, 9, 10, 11 और 12, ये बाद में जोड़ी गई हैं। इसलिए इनसे संबंधित आपके पास संविधान में संशोधन आएंगे। पहला संविधान संशोधन, उसे नवी जोड़ी गई। 52वें संविधान संशोधन से 10वीं अनुसूची, 73वें से 11वीं अनुसूची और 74वें संविधान संशोधन से आपकी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब इनको डिटेल से देखते हैं। सबसे पहला है आपके पास प्रथम अनुसूची, इसको आप पढ़िए। इसमें क्या लिखा है? राज्यों के नाम और न्यायिक क्षेत्र और सीमाओं का उल्लेख है। यानी कुछ नहीं, जो पीछे लिस्ट लगी हुई हैं उनमें से जो पहली लिस्ट है, पहली अनुसूची है, उसमें राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम हैं। अब यहाँ आपको संबंधित अनुच्छेद लिख रखा है 1 और 4। ये थोड़ा और डिटेल से पढ़ाया जा रहा है आपको। ये जो चित्र देखा था इसमें, यहाँ भाग थे और भाग के अंदर थे अनुच्छेद और पीछे हैं अनुसूचियां। अब इन अनुसूचियों का संबंध आपको अनुच्छेदों से मिलेगा, क्योंकि अनुच्छेदों को पढ़ोगे तो उसमें आएगा कि इसके बारे में कौन सी अनुसूची में या इसकी लिस्ट कहाँ दे रखी है, इस अनुसूची में। जैसे उदाहरण देखिए आप, जैसे भाग पहला है, प्रथम भाग में अनुच्छेद है 1 से 4। भाग सेकंड जो है उसमें अनुच्छेद है 5 से 11। भाग 3 मूलभूत अधिकार 12 से 35।
भाग 4 नीति निर्देशक तत्व 36 से 51, इस तरीके से भागों के अंदर अनुच्छेद थे। पहला जो अनुच्छेद आप देखोगे उसमें लिखा हुआ है भारत जो कि राज्यों का संघ। भारत किसे कहा गया है? राज्यों के संघ को। अब कौन से वाले राज्य? तो उन राज्यों की जो लिस्ट है वो किस अनुसूची में दे रखी है? पहली वाली में। यानी फर्स्ट जो अनुसूची है उसका संबंध किस अनुच्छेद से आ गया? भाग 1 का कौन सा अनुच्छेद? पहला अनुच्छेद। यानी पहले अनुच्छेद में लाइन लिख रखी है कि भारत जो कि राज्यों का संघ है और उन राज्यों की लिस्ट है अनुसूची 1 में। अब एक चीज इसमें और ध्यान रखेंगे, ये अनुच्छेद 4 कैसे संबंधित है, इनको फिर आगे डिटेल से पढ़ा जाएगा। अनुच्छेद 2, 3, अनुच्छेद 2 और 3 में ये दे रखा है कि नए राज्य जो हैं वो भारत में ऐड किए जा सकते हैं, यानी अर्जित किए हुए राज्यों को ऐड करवाया जा सकता है। राज्यों की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, उनके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, राज्यों को तोड़ के 2 राज्य बनाए जा सकते हैं। ये जो भी परिवर्तन आप कर रहे हैं उनके बारे में अनुच्छेद 4 में लिखा गया है कि उन परिवर्तनों को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन में काउंट नहीं किया जाएगा। अब ये चीज पहले भी बताई थी, वापस सुन लीजिए। 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। यानी संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 368 के तहत। और जब संशोधन करती है तो संशोधन का क्रम होता है, जैसे पहला संशोधन है, दूसरा है, 52वां है, इस तरीके से क्रम होते हैं, वर्ष लिखा जाता है। यहाँ जो परिवर्तन किए जा रहे हैं, जैसे नया राज्य बना दिया, नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में राज्यों की संख्या और केंद्र शासित प्रदेशों में इनकी संख्या में परिवर्तन हो गया। वर्तमान में है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये जो संख्याओं में परिवर्तन हुआ, यहाँ जो इसके लिए कोई भी संविधान में संशोधन नहीं किया गया है। ये परिवर्तन संसद जो है वो साधारण बहुमत से कर सकती है। इसे 368 के तहत संविधान संशोधन में काउंट नहीं किया जाएगा। तभी इनके क्वेश्चंस पुराने आपने पढ़े होंगे कि कौन से नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए, कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेशों का विलय हो गया। उनके साथ में आपने कोई संविधान संशोधन का नंबर नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि उसके लिए संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन इस लिस्ट में परिवर्तन जरूर हो जाता है। जो संख्या है वो यहाँ चेंज हो जाती है तो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि अनुच्छेद 1 और 4 इसका संबंध कौन सी अनुसूची से है? पहली अनुसूची से। पहली अनुसूची में लिस्ट है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम की। दूसरा क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन ये आता है कि यदि नया राज्य बनता है या राज्य की सीमा में परिवर्तन होता है या राज्य के नाम में परिवर्तन होता है या नया केंद्र शासित प्रदेश बनता है या केंद्र शासित प्रदेशों का आपस में विलय किया जा रहा है, तो कौन सी अनुसूची में आवश्यक रूप से परिवर्तन होगा? कौन सी लिस्ट में परिवर्तन होगा? तो पहली अनुसूची में आवश्यक रूप से परिवर्तन होता है। तो ये हमने प्रथम अनुसूची की पूरी डिटेल पढ़ ली है, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट है। और इस अनुसूची का संबंध अनुच्छेद जो अंदर मैटर है उसमें से कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 1 और 4 से है, वो आपको यहाँ बता दिया गया है। उसके बाद आगे देखिए आप, दूसरी अनुसूची। यहाँ जो आपको ये 368 बता रहे हैं, अगला टॉपिक संविधान संशोधन ही लेंगे, ताकि उसे समझ में आ जाए कि ये 368 में संविधान संशोधन की शक्ति जो संसद के पास है, उस पावर को वो किस तरीके से यूज कर सकती है। साधारण बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है, इनमें बहुत अच्छा डिफरेंस बताया जाएगा आपको ढंग से। उसके बाद देखिए दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन का विवरण दे रखा है। अब कौन कौन से पदाधिकारी हैं ये आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन यदि डीप बन जाए तो आगे पूछ सकते हैं, नहीं तो इतने से भी कई बार काम चल जाता है कि दूसरी अनुसूची में किसका विवरण है तो वेतन भत्ते लिखा आ जाता है। तो सबसे पहला राष्ट्रपति, दूसरे राज्यपाल, तीसरे लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, चौथा राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, CAG भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ये सब आपने आराम से देखे। इनमें से आप एक चीज देखना, राष्ट्रपति के बाद एक पद और है जिसका उल्लेख यहाँ नहीं है, वो है आपका उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते दूसरी अनुसूची में नहीं दे रखे, तो कहाँ दे रखे हैं? तो ये जब आप उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे आगे हम,
तब आप देखेंगे कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए जो वेतन है वो शून्य होता है। इस पद के लिए कोई वेतन नहीं है। उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। इसका मतलब उपराष्ट्रपति का वेतन तो है, लेकिन किस रूप में है? राज्यसभा के सभापति के रूप में। तो वही बात है, शब्दों के फेर से आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि उपराष्ट्रपति के जो वेतन है उसके बारे में विवरण द्वितीय अनुसूची में है, तो दूसरी अनुसूची में नहीं है। दूसरी अनुसूची में किसका वेतन है? राज्यसभा के सभापति का। तो वो किनको मिलेगा? उपराष्ट्रपति को ही मिलेगा। उसके बाद आगे देखिए, अगला है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में आप देखेंगे तो उम्मीदवारों के द्वारा की जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप हैं। अब शपथ कहाँ है? तीसरी अनुसूची, इतने से भी क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन आगे इसको और डिटेल में पढ़ें। शपथ किन किन की हैं? संघ के मंत्री यानी केंद्र के मंत्री, संसद के चुनावों के प्रत्याशी, संसद के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सीएजी, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के चुनावों के प्रत्याशी, राज्य विधानमंडल के सदस्य और हाई कोर्ट के न्यायाधीश। इनको ऐसे याद कर लेना, ये तो सारे केंद्र के स्तर के हो गए और ये राज्य के स्तर के, और बीच में कौन आ गए? सीएजी। इन सब की शपथ जो है वो तीसरी अनुसूची में है, यानी जो पीछे लिस्टें लगी हैं उनका शपथ का प्रारूप तीसरी लिस्ट के अंदर मिल जाएगा। अब इस लिस्ट को पूरे को पढ़ते हुए दिमाग में फिर आता है कि जो सर्वोच्च पद है कौन से? राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, राज्य में सर्वोच्च पद आपके राज्यपाल। इनकी शपथ का प्रारूप यह है नहीं। इनकी शपथ जो है वो अंदर, वही अपना चित्र यहाँ अंदर अनुच्छेदों में ही है। अब उन अनुच्छेदों को याद करना है कि कौन से अनुच्छेद में इनकी शपथ है। राष्ट्रपति जो है उनकी शपथ है अनुच्छेद 62 में, उपराष्ट्रपति की शपथ है 69 में, राज्यपाल की शपथ है 159 में। फिर यहाँ पे क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति की शपथ आप लोग एक बार याद कर जाते हो कि शपथ आएगा तो कौन सी अनुसूची लगानी है? तीसरी अनुसूची। लेकिन क्वेश्चन को डीप दे दिया तो इनके नाम दिए जाएंगे। इनकी शपथ जो है वो तीसरी अनुसूची में नहीं है। इनको जब आप डिटेल से उधर अनुच्छेदों में पढ़ेंगे तो वहाँ आएगा, उन अनुच्छेदों में लिखा आएगा कि शपथ का प्रारूप कौन सी अनुसूची में दे रखा है? तीसरी में। यानी अनुच्छेद पढ़ते समय आपको अनुसूची तीसरी भी ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके बाद यानी यहाँ जो आपको ये बताया है ये इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी शपथ जो है उसका प्रारूप तीसरी अनुसूची में नहीं है। नहीं है तो कहाँ है? अनुच्छेदों के अंदर है, वो अनुच्छेद याद करने हैं। उसके बाद आती है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में आप देखेंगे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। जो केंद्र में आपके दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा में राज्यों से निर्वाचित उम्मीदवार आते हैं। अब राज्यों से कितनी कितनी सीटें हैं यहाँ पे, तो उनकी जो लिस्ट है वो किस में दे रखी है? चौथी अनुसूची में। इस चौथी अनुसूची का संबंध अनुच्छेद 4 क और 82 से है। ये खंड बना रखा है। तो ये जब वहाँ डिटेल पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा कि 4 से और 80 से कैसे है। यहाँ ध्यान रखिए, ये थोड़ा सा आपको अलग चीज़ें बताई जा रही हैं कि यूपी से, क्योंकि यूपी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो यूपी से जो है राज्यसभा में सीटें कितनी हैं? 31 हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, जो नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट हैं, 7 राज्य हैं, उनमें से आप एक राज्य निकाल दिए असम। बाकी जो 6 राज्य हैं उन सब में से राज्यसभा में एक एक सीट है। और असम से कितनी सीटें हैं? 7। हमारे 2 छोटे राज्य हैं गोवा और सिक्किम, इनसे राज्यसभा में एक एक सीट है। उसके बाद हमारे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, पांडिचेरी जिसको पुद्दुचेरी भी कहा जाता है, और दिल्ली, वहाँ से भी राज्यसभा में सीटें हैं, पांडिचेरी से एक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक तो दिल्ली से राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, एक हमारे जो राज्य है राजस्थान से राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, ये आप लोग देखिए। तो ये ध्यान रखना है आपको कि राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से कितनी सीटें हैं वो दी गई हैं चौथी अनुसूची में। पांचवी जो अनुसूची है, पांचवी में आप देखेंगे अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र, यानी हमारे देश के 10 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कुछ क्षेत्रों में जनजातियाँ बहुत ज़्यादा हैं। उन क्षेत्रों को संरक्षित करने के लिए अलग से प्रावधान दिए गए हैं, और उन क्षेत्रों की जो लिस्ट है वो कौन सी अनुसूची में दे रखी है हमें? पांचवी में। तो अनुसूचित क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध दे रखे हैं।
इनसे संबंधित अनुच्छेद है 244। ये फिर हम जब भाग पढ़ेंगे तब वहाँ आएगा, तब वहाँ बताया जाएगा आपको। अब इससे संबंधित कुछ कि यहाँ क्या विशेषाधिकार दे रखे हैं कि जो जनजातीय क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को डायरेक्ट राष्ट्रपति जो है उनको कुछ विशेषाधिकार दे रखे हैं। राष्ट्रपति के निर्देश पे जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। राज्यपाल को भी कुछ विशेष अधिकार हैं कि जैसे मान लीजिए ये राज्य है और इस राज्य में ये क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर रखे हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, तो इन जनजातियों को संरक्षित करने के लिए केंद्र में तो बैठे हैं राष्ट्रपति और राज्य में है राज्यपाल। दोनों ध्यान रखते हैं इन अनुसूचित या जनजातीय क्षेत्रों का। कैसे? राष्ट्रपति तो क्या बना देते हैं, जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करवाते हैं अपने निर्देश से। राज्यपाल जो है इनके पास विशेष अधिकार है कि विधान मंडल या आपकी संसद कोई भी कानून बनाती है, वो कानून इन क्षेत्रों में लागू करना है या नहीं करना है, ये किस पे डिपेंड करता है, उस राज्य के राज्यपाल पे। तो आप देख रहे होगे कि 5वीं अनुसूची जो है वह अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। उनकी लिस्ट है उन क्षेत्रों की, 10 राज्यों में जो जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनकी लिस्ट है। उसके बाद में अगली अनुसूची है आपकी 30 अनुसूची। इसमें नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों का ध्यान रखा गया है। वहाँ पे भी जनजातियाँ बहुत ज़्यादा हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इनके भी कुछ जनजातीय क्षेत्र हैं, उनके प्रशासन के बारे में 6ठी अनुसूची के बारे में दे रखा है। इनका क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से आता है कि 6ठी अनुसूची में जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनमें से किस राज्य का उल्लेख नहीं है। तो ये 4 तो आप याद कर जाते हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। कई बार एक ऑप्शन में मणिपुर दे देते हैं, 3 लिख दिए, एक मणिपुर दे दिया, उससे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो थोड़ा इसको ध्यान रखें। इसको ट्रिक से भी याद करते हैं, जैसे AM और TM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये याद तो कर लेते हो, लेकिन एग्जाम में प्रेशर से कई बार ये जो असम है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में बदल जाता है और मिजोरम है वो मणिपुर में बदल देते हो, तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद हम बात करते हैं 7वीं अनुसूची की। 7वीं अनुसूची में आप देखेंगे तो 3 सूचियां दे रखी हैं। पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। इन लिस्टों में अलग अलग विषय दे रखे हैं। ये बताया था, संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची में राज्य सरकार, समवर्ती के अंदर दोनों कानून बना सकती हैं, लेकिन यदि विरोधाभास हो तो किसका कानून जो है वो प्रभावी होगा, केंद्र सरकार का। अब यहाँ जो है राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का विभाजन हुआ है, यानी विषयों का बंटवारा कर दिया गया है। कुछ संख्याएं दे रखी हैं, इनको ध्यान रखनी है। मूल संविधान में संघ सूची में जो विषय की संख्या थी वो कितनी थी, 97। राज्य सूची में विषयों की संख्या थी 66, समवर्ती सूची में 47। बाद में विषय बढ़ाते बढ़ाते संघ सूची में कितने कर दिए गए हैं, 100। राज्य सूची में हो गए 61, यानी कम कर दिए गए। समवर्ती में कितने गए हैं, 52। अब यहाँ ध्यान रखेंगे, राज्य सूची से समवर्ती सूची में, यानी ये विषय जो हैं, यहाँ 5 विषय कम हुए हैं, वो विषय किस में डाल दिए गए, समवर्ती में। यानी राज्य सूची को ही कानून बनाने का अधिकार था, उन विषयों को उठा के समवर्ती में डाल दिया, यानी अब केंद्र सरकार भी उस पर कानून बना सकती है। वो जो 5 विषय शिफ्ट किए गए वो इस संविधान संशोधन द्वारा किए गए, 42वां संविधान संशोधन, और वो था 1976 का। आपको बताया था 42वां संविधान संशोधन भारत के इतिहास में सबसे बड़ा संविधान संशोधन है, और इसमें ये जो 5 विषय हैं इनको राज्य सूची से शिफ्ट करके किसमें कर दिया है, समवर्ती में। अर्थात अब केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी। तो ये विषय ध्यान रखने हैं। पहला विषय था न्याय और प्रशासन, दूसरा था शिक्षा, तीसरा था वन, वन्य जीव, जंतु और पक्षियों का संरक्षण, वन्य जीव, जंतु और पक्षियों का संरक्षण। चौथा था जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, 5वां था बाट और मापतोल। यानी ये इतने विषय जो थे वो राज्य सूची से किसमें शिफ्ट किए गए हैं, समवर्ती सूची में। उसके बाद बात करते हैं हम 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची में देखेंगे तो मूल संविधान में कुल जो भाषाएं थी संविधान में मान्यता प्राप्त वो कितनी थी, 14 थी। उसके बाद 3 बार संशोधन हुआ है इस अनुसूची में, 3 बार संशोधन है, उनका क्रम याद रखना है, वर्ष याद रखना है और कौन सी भाषा ऐड की गई वो याद रखनी है। 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, इसमें जो भाषा जोड़ी गई वो है सिंधी। 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में,
जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषाओं को और ऐड किया गया। 52वां संविधान संशोधन है 2003 का, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली यानी 3 बार संविधान संशोधन हुआ 8वीं अनुसूची में, और भाषाएं और जोड़ दी गई। 4, 3, 7 और एक कितनी हो गई, 8 भाषाएं जोड़ी गई। तो 14 में 8 भाषाएं और जुड़ गई। वर्तमान में कुल भाषाओं की संख्या जो है 8वीं अनुसूची में वो कितनी है, 22 है। तो ये ध्यान रखना है आपको। इसमें एक चीज और है, इन 22 भाषाओं में इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश जो है संविधान में मान्यता प्राप्त भाषा है जो 8 अनुसूची